11 क्लास जीव विज्ञान अध्याय 1 जिसका नाम है जीव जगत। और इस अध्याय में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें क्या 4 ठो क्या है टॉपिक दिया गया है। पहला है जीव क्या है, दूसरा है जीव जगत में क्या है विविधता, तीसरा है वर्गीकरण वर्ग और चौथा है वर्गीकरण सहायता साधन। ठीक है, वर्गीकरण सहायता साधन। तो इसमें हम सिर्फ ये वाला पढ़ेंगे, कौन जीव क्या है, जीव क्या है। उसके बाद हम जो दूसरा इसका पार्ट 2 होगा उसमें पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता। उसके नेक्स्ट 2 होगा पार्ट, वह जीव, उसमें पढ़ेंगे हम जीव जगत के भाग 3 में वर्गीकरण वर्ग, और उसका चौथा पार्ट में पढ़ेंगे वर्गीकरण सहायता साधन। इससे पहले ये 3 पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ये अभी ये वाला पार्ट होगा जिसका नाम है जीव क्या है। ठीक है, जीव क्या है। चलिए यहाँ पे शुरू किया जाता है। जीव क्या है पहला, उसके पहले यहाँ पे हो जाता है। देखिए, जीवों के विस्तृत प्रकारों की जो श्रृंखला है वह विस्मयकारी है। ठीक है, विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वह ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन हो, महासागर या अलवंगे या मीठा जलीय झील हो, मरुस्थल अथवा गर्म झरने हो जिनमें जीव रहते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। ठीक है, देखिए सरपट दौड़ते घोड़े, जो घोड़ा दौड़ता है जैसे वो सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिले फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आवाहन करती है। और इसमें हम क्या है, इसमें दो निर्विवाद प्रश्न के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहला है वो है जीव तथा निर्जीव क्या है। पहला प्रश्न है जीव तथा निर्जीव क्या है। ठीक है, इसका उत्तर खोजेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है वह यह है, दूसरा प्रश्न है वह है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके क्या है प्रश्न का भी हल जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक दिया है, जब हम जीवों को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीव के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। जब हम जीवों का परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम जीवों के जो लक्षण होते हैं वो उसके बारे में हम क्या है उसको हम देखते हैं। वो लक्षण कौन कौन से हैं, तो क्या है वृद्धि है, जनन है, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है जीवों के लक्षण हैं। ठीक है, जीवों के लक्षण है। और इस जीवों के लक्षण के जो सूची है इसमें हम उपापचय, ठीक है, स्वयं की प्रतिलिपियाँ बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, ये सब को हम क्या है जोड़ सकते हैं, इन सब को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, इन सबको हम जोड़ सकते हैं। सभी जीव विधि कहते हैं। ठीक है, सभी जीव विधि कहते हैं। ये क्या है, एक अभिलक्षण यानी गुण है जीवों का। ठीक है, जीवों के भात तथा संख्या में विधि होना, ये दोनों विधि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव जो है वो कोशिका विभाजन द्वारा क्या है विधि कहते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव है वो कोशिका विभाजन द्वारा विधि कहते हैं। और पौधे जो है वो भी विधि क्या है जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है, उनमें भी जीव। और यहाँ पे प्राणियों में ही जो ये वृद्धि होती है कुछ आयु तक ही होती है। ठीक है, लेकिन कोशिका विभाजन होती है वो विशिष्ट ऊतकों में होती है। क्यों, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। ठीक है,
देखिए एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा ही वृद्धि करते हैं, ठीक है। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रे संवर्धन में सुरक्षित यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जीवों के भार में वृद्धि होने को भी विधि समझा जाता है, ठीक है। जीवों के भार में वृद्धि होने को भी विधि समझा जाता है। और यदि हम भार को विधि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीव के भार में वृद्धि होती है, ठीक है। यदि हम भार को अभिलक्षण क्या विधि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीव के भार में वृद्धि होती है, निर्जीव के भार में वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे पर्वत, गुलासम तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, ठीक है। लेकिन जो निर्जीव में जो इस प्रकार की जो वृद्धि होती है ना, उनके सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है, ठीक है। और जीवों में यह वृद्धि और सजीव में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है। इसीलिए वृद्धि को जीव का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं, ठीक है। निर्जीव में जो वृद्धि होती है वो उसके सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है, और सजीवों में जो यह वृद्धि होती है उसके अंदर की ओर से होती है। इसीलिए वृद्धि को क्या जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते, क्योंकि यह दोनों में मैच नहीं खा रहा है, इसीलिए मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए, ठीक है। अब दूसरा दिया है अभिलक्षण। दूसरा अभिलक्षण यानी दूसरा क्या है गुण दिया गया है कि इस प्रकार जन्म भी जीवों का अभिलक्षण है, ठीक है। जन्म भी जीवों का अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीव में जन्म का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण उनके लगभग उसके माता पिता से मिलते हैं, ठीक है। अब निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जन्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। संतति उत्पन्न करता लैंगिक जन्म में संतति उत्पन्न करने का जो अथी है वो लैंगिक जन्म में ही वो उसका है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि फंजाई जिसे कौवा कहता है वो लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है, लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है, ठीक है। और देखिए निम्न कोटि के जीव जैसे क्या है ईस्ट है तथा हाइड्रिया है, वो दोनों जो है उसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है। और प्लेनेरिया जो है प्लेनेरिया जिसे चपटा कृमि भी कहा जाता है में क्या है पुनर्जनन द्वारा होता है, ठीक है। क्या होता है जनन, ठीक है। जिसमें पुनर्जनन क्या है, जिसमें एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं पुनर्जनन, ठीक है, कहा जाता है। देखिए और इसमें दिया गया है कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। जन्म करती है तो उसके फलस्वरूप कोशिकाओं की जो होती है उनकी संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिया गया है, देखिए दिया गया है कि कुछ ऐसे भी जीव है जो जनन नहीं करते हैं, वो कौन से हैं बताइए। तो वो है खेसर, जिसे हम खच्चर कहते हैं, जिसे हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है बंध कामगार मधुमक्खी, एक मधुमक्खी के प्रकार होता है, ठीक है, बंध कामगार मधुमक्खी। और तीसरा है अनूर्वल मानव युगल, ठीक है। ये क्या है, ये जनन नहीं करते हैं, ठीक है। अब दिया गया है कि कोई भी निर्जीव वस्तु जो होती है वो जनन अथवा अपनी प्रतिलिपियाँ नहीं बना सकती है, वो अपनी जनन और प्रतिलिपियाँ बनाने में सक्षम नहीं होती है, ठीक है, अक्षम होती है। अब यहाँ पे दिया गया है क्या है तीसरा अभिलक्षण यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्या गया है, जीव का दूसरा अभिलक्षण उपापचय अथवा सभी जीव रसायनों से बने होते हैं, ठीक है। जीवों का दूसरा अभिलक्षण क्या है उपापचयन, ठीक है। सभी जीव क्या है रसायनों से बने होते हैं, और ये जो रसायन है ना ये रसायन छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, विभिन्न वर्ग माप या आकार के हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सभी जीव चाहे वो बहुकोशिकीय हो अथवा एककोशिकीय हो में हजारों उपापचय जो क्रियाएं होती है ना वो साथ साथ होती है, ठीक है, साथ होती है। जैसे देखिए एक छोटा जीव होता है या बहुत बड़ा जीव होता है, छोटा जीव क्या है एक कोशिकीय होता है और बड़ा जीव बहुकोशिकीय होते हैं, वो दोनों में क्या है हजारों उपापचय क्रिया जो होती है ना वो साथ होती है, ठीक है। ये नहीं कि उसमें वो उस टाइम हुआ इसमें उस टाइम हुआ, ठीक है, यही होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि साथ चलती है, ठीक है। देखिए सभी पौधों तथा प्राणियों
सभी पौधों तथा प्राणियों सूक्ष्म जीव में उपापचय क्रियाएं होती है। ठीक है, हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं उपापचय क्रिया हैं। हमारे शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है ना वो उपापचय क्रिया ही होती है। ठीक है, और किसी भी निर्जीव में देखिए किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती है। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती है। ठीक है, किसी भी जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती है। और देखिए शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में जो होती है ना उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। सजीव के जो शरीर में उपापचय क्रियाएं होती है, ठीक है, और निर्जीव में नहीं होती है। तो जो सजीव में जो उपापचय क्रियाएं होती है शरीर में, वो शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में प्रदर्शित हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया जीवों के शरीर से बाहर प्रखनली में की गई उपापचय क्रिया न तो जैव है और न ही निर्जीव है। ठीक है, मतलब जो दिया गया जीवों के जो शरीर के जो बाहर प्रखनली में जो उपापचय क्रिया जो होती है ना वो जीवित नहीं होती है और न ही मरी भी नहीं होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उपापचय जो क्रियाएं है ना उपापचय क्रियाएं वो निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है। ठीक है, विशिष्ट गुणों के रूप में परिभाषित है। ठीक है, और यहाँ पे अब नेक्स्ट दिया गया है कि क्या है सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदार अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उत्पन्नों जो भौतिक हो सकती है, रासायनिक हो सकती है या जैविक हो सकती है, ठीक है, के प्रति संवेदना तथा प्रतिक्रिया करना है। ठीक है, कोई भी जीव अपने आसपास के पर्यावरण से अवगत होते हैं। ठीक है, अवगत यानी जो अभी धूप आने वाला है, कौन सा मौसम आने वाला है ये अब जानते हैं। ठीक है, और जो कौन सा मौसम आने वाला है उसमें वो रहने के लिए वो अपने जो होता है शरीर को वैसा बना लेता है। ठीक है, वैसा बना लेता है। ठीक है, वैसा बना लेता है। अब यहाँ पे वैसा बना लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि पौधों, प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ठीक है, पौधों भी है जो जीव जंतुओं की तरह अपने पर्यावरण के प्रति संवेदना करते हैं, मतलब उसके प्रति जो परिवर्तन होता है जो पर्यावरण उसके प्रति वो भी परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, वो भी परिवर्तित होते रहते हैं। अब देखिए पादप तथा प्राणी दोनों में जो है ना वो दीप्तिकाल एक होता है। दीप्तिकाल वो मौसमी प्रजनकों के जनों को प्रभावित करते हैं। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों के जनों को प्रभावित करते हैं। दीप्तिकाल एक होता है, मतलब ये मौसम होता है एक दीप्ति, जिसका नाम है दीप्ति, एक मौसम होता है। ठीक है, दीप्तिकाल जो यहाँ पे कहा गया है दीप्तिकाल, वो दीप्ति एक मौसम होता है। दीप्ति एक मौसम है और वही काल यानी मौसम का है। काल यानी समय हुआ, टेंस हुआ, यही ना होगा, तो यही मौसम कहलाता है। ठीक है, और मौसम ये है जो मौसमी प्रजनकों के जनों को प्रभावित करते हैं, मौसमी प्रजनकों के जनों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए और इसीलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। और इसीलिए सभी जीव जो होते हैं वो पर्यावरण से अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। ठीक है, मानव ही एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत होते हैं यानी सचेत होते हैं। ठीक है, और इसीलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाते हैं। इसलिए ठीक है, चेतना जो होते हैं जीवों को परिभाषित करने के लिए एक अभिलक्षण यानी गुण हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे आगे दिया गया है कि उत्तकों के गुण जो होते हैं कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं होती है, बल्कि घटक कोशिकाओं के पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण होती है। और इसी प्रकार जो होती है कोशिका अंगों के लक्षण उत्तकों में स्थित आणविक घटना के कारण नहीं होती है, बल्कि अंगों में स्थित आणविक घटना के आपस में प्रतिक्रिया करने के कारण होती है। ठीक है, वर्तमान, भूत तथा भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, और यह पदार्थ सब में विभिन्न अंशों में पाया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि इतना ही वीडियो में क्या है, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है। और अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट, ये दिया गया है, इसके बारे में हम क्या है अगले वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।